हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इन दिनों में रमज़ान चल रहा है, तो पिछले 2 दिनों में मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो सहरी थी वो स्किप हो गई मेरे से। लेट उठे थे तो इस वजह से सहरी कंप्लीट कर नहीं सके। जो उससे वेट नेक्स्ट डे था तो उसमें तो हालत बहुत ही ख़राब हुई थी और कुछ मेरे से स्टडी भी नहीं हो सका। तो आज मैंने कोशिश की है थोड़ा सा पढ़ने की, और वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। रमज़ान में पढ़ा भी नहीं जाता, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह फिर मैं एक ही दिन के अंदर 5 से 6 जो पेजेस होंगे और कंप्लीट 1 to 2 डिजीज़ जो हैं वो मैं मेमोराइज़ किया करूँगा, और उसकी जो समरी होगी फिर मैं वो आपके साथ शेयर किया करूँगा। इस तरह अगर मैं कंप्लीट जैसे मैं रट्टा लगाता हूँ हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँ तो वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारी जो प्रीवियसली जो हमने स्टार्ट किया हुआ था अनीमिया की डिफरेंट टाइप्स थी। रीजनरेटिव अनीमिया के अंदर जो फर्दर टाइप्स होती हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। एलो इम्यून हीमोलाइसिस हम इसको स्टडी करेंगे। एलो इम्यून हीमोलाइसिस में ये होता है कि जो आरबीसीज होती हैं ये जनरली जो न्यूनेट्स होते हैं कैटल के, बफलो के, हॉर्सेस के, कैट्स के और रेयरली इन डॉग्स, इसमें ये डिज़ीज़ ऑब्ज़र्व की जा चुकी है। इसमें ये होता है कि जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्लोस्ट्रम के थ्रू जो न्यू नेट होता है उसकी आरबीसीज के अगेंस्ट वर्क करती हैं और जिससे आरबीसीज की हीमोलाइसिस होती है। इनिशियली जब बेबी की बर्थ होती है तब तो वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको क्लोस्ट्रम फीडिंग करवाते हैं तो उसके बाद हमें इक्ट्रस और जॉन्डिस के जो साइंस हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो वजूहात ये हैं कि जो फ़ीमेल मदर होती है या तो उसमें जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है उसकी वजह से अगर एंटीजन मदर का फॉर एग्ज़ाम्पल बी है तो और जो बेबी है उसका एंटीजन ए आ जाता है, तो अगर वो एक्सपोज हो जाती हैं मैटरनल और न्यूनेटल जो ब्लड है वो आपस में मिक्स हो जाता है, तो उसके नतीजे में मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फीटस को एज अ फॉरेन बॉडी कंसीडर करते हैं और उसके अगेंस्ट वर्क करना शुरू हो जाते हैं। और जब हम एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ना क्लोस्ट्रम के अंदर भी अपीयर होती हैं, तो जब वो न्यूनेट क्लोस्ट्रम की फीडिंग करता है तो वो एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा इसका रीज़न ये हो सकता है कि हम लोग जो कैटल और बफलो के अंदर एनाप्लाज्मा की और बेबीसिया की वैक्सीनेशन करते हैं, इसके नतीजे में भी जो एंटीबॉडीज़ हैं ये बनना शुरू हो जाती हैं। और कैट्स के अंदर नॉर्मली अगर कैट का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी एंटीबॉडीज़ नॉर्मली प्रेजेंट होती है। तो इस तरह अगर कैट की जो किटन है वो ब्लड ग्रुप विद टाइप ए अगर है तो अगर हम लोग कैट का क्लोस्ट्रम किटन को पिलाएंगे तो उसमें भी ये इफ़ेक्ट होगा और हीमोलाइसिस होगी। हम लोग इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सिंपली हमें सबसे पहले तो ये करना होगा कि जो मदर है उसकी क्लोस्ट्रम फीडिंग इमीडिएटली स्टॉप करनी होगी। उसके बाद हम लोग इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि जो मदर है उसका प्लाज्मा सीरम या उसका क्लोस्ट्रम है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है हमने उसको डिटेक्ट करना है। सिंपल सा टेस्ट है। हमने इसमें क्या करना होता है कि जो बेबी है, मे बी काफ, किटन और फोल, इसका ब्लड लेना है और मदर का ब्लड लेना है, हमने उसको मिक्स करना है। अगर तो उसमें एग्लूटिनेशन होती है तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है जो कि न्यू नेट के अंदर हीमोलाइसिस का सबब बन रही हैं। तो अगर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाह रहे हैं तो हम लोग मदर का ब्लड बेबी को लगा सकते हैं। इसके लिए हमें ये करना होगा कि ट्रिपल वास्ट आरबीसीज हमें जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करना होगी बेबी के अंदर। इसके अलावा जो फर्दर टाइप्स हैं अनीमिया की, उसके अंदर टॉक्सिन्स की वजह से भी अनीमिया हो जाता है। सर्टेन टॉक्सिन्स अगर प्लांट लेड टॉक्सिन वगैरह जो होती हैं, कॉपर और आयरन की डेफिशिएंसी वगैरह, इसकी वजह से भी जो है अनीमिया डेवलप हो जाता है। हमने टॉक्सिन्स को भी प्रिवेंट करना है। एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस के ऊपर फीड करते हैं और इसमें अगर
टॉक्सिन्स ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट है तो उससे भी अनीमिया हो सकता है। इसके अलावा सर्टेन ड्रग्स हैं, अगर हम लोग कुछ ड्रग्स की मेडिकेशन एनिमल्स में करते हैं तो वो बोन मैरो के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके, और जिसकी वजह से अनीमिया होना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिक काज जो है अनीमिया का, उसमें ये होता है कि जो हाइपोफास्फेटेमिया है, जो कि हमें पोस्ट पार्चुरियन हीमोलाइसिस और हीमोग्लोबिन यूरिया में का सबब बनता है, उसकी वजह से भी अनीमिया डेवलप होता है। जो मेटाबॉलिक काज है अनीमिया का, उसमें ये होता है कि जो ब्लड के अंदर फास्फेट का लेवल है वो कम हो जाता है। इसको हम लोग सिंपली ये कर सकते हैं कि जो फास्फेट का लेवल है हमने उसको नॉर्मल लेवल के ऊपर लेके आने। आईवी थेरेपी हम लोग करेंगे 2.5% सलाइन के साथ, तो जिससे ये जो प्रॉब्लम है ये रिकवर हो जाएगी। जो लास्ट रीजनरेटिव टाइप ऑफ अनीमिया है, उसमें वो हेरिटेबल डिजीज़ होती हैं। सर्टेन ऐसी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से ना जो कि ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से टुवर्ड्स देयर ऑफस्प्रिंग, तो जिसकी वजह से अनीमिया जो है वो इनहेरिटेड होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो शुरू से ही उनके अंदर अनीमिया प्रेजेंट होता है और उसमें जो आरबीसीज़ की अमाउंट होती है वो कम होती है। तो आज मैं आपके साथ सिर्फ इतना ही शेयर करूँगा, क्योंकि भूख की वजह से मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सक रहा और मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं सका था। उम्मीद करता हूँ कि जैसे रमज़ान ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह फिर मैं एक मुकम्मल डिज़ीज़ एक ही दिन के अंदर याद किया करूँगा और उसकी जो समरी होगी वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो कुछ हमने स्टडी किया इसकी समझ आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।